हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गति जो टॉपिक है मोशन जिसको बोलते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। हमारा मोशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल कवर्स अ हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई कण है वो अपनी कुल दूरी का आधा भाग v1 गति से चलता है। ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी मतलब वेग है। आधा जो भाग है वो v1 वेलोसिटी से चलेगा और आधा भाग v2 वेलोसिटी से चलेगा। आपको बताना है पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल क्या है। बहुत लोग लगाएंगे v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि गणित का सूत्र होता है एवरेज का, ठीक है। एवरेज चाल का चाल ही कर लो, स्पीड ही कर लो, वेलोसिटी हटा दो। ये लगाएंगे लेकिन ये गलत है। अगर आप लोग ऑप्शन डी जा रहे हो तो ये आंसर गलत होने वाला है। देखिए मैं थोड़ा इसको रिप्रेजेंट करके बता दूं, और ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कवर करना है ए से बी, या फिर ऐसे कर लो बिलासपुर से रायपुर। ये टोटल डिस्टेंस कवर करना है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कण अपनी दूरी का आधा भाग v1 चाल से चलेगा। मान लो ये मिड है, ये मिड पॉइंट है p, तो b से लेकर p तक वो v1 स्पीड से चला, एंड सिमिलरली p से लेकर रायपुर तक जो कि अनदर हाफ है वो v2 स्पीड से चला। तो आपको टोटल जर्नी का यहां से यहां तक का स्पीड, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहां पर आपको क्या लिखना है, ये वाला फॉर्मूला। दिस इज द एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज चाल का, एवरेज स्पीड का, सॉरी एवरेज स्पीड का। वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी का अलग होगा। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, औसत चाल की। इसको याद कर लेना, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये क्वेश्चन आता है औसत चाल। इससे रिलेटेड मैथ्स में भी क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, आप इसको याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, what determines the nature of path followed by a particle। कि जो भी जैसे हिंदी में पढ़ लेते हैं, वह क्या है जो कण द्वारा अनुगमित पथ की प्रकृति का निर्धारण करता है। जो पाथ है ना, जो डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई बॉडी, पाथ जिस पाथ पे कवर कर रहा है, वो पाथ क्या डिटरमाइंस करता है, मतलब उसकी प्रकृति का निर्धारण कौन करता है। कौन सा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, गति, वेग, त्वरण, या दो और तीन दोनों, ठीक है। तो वो कौन सा चीज है जो इसको डिटरमाइन करेगा। तो आप याद रखना, त्वरण, त्वरण जो है या एक्सेलरेशन जो है, ये क्या करता है, डिटरमाइंस करता है नेचर ऑफ पाथ को। याद रखना, नेचर ऑफ पाथ, नेचर या पाथ की प्रकृति जो है, नेचर ऑफ पाथ इज डिटरमाइंड बाय एक्सेलरेशन। ये याद रखना, एक्सेलरेशन। इसको ये एक्सेलरेशन के पॉजिटिव वाले को तो हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले को हम लोग डिसलरेशन भी बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और नेचर ऑफ पाथ इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, एक्सेलरेशन। इसको याद रखिए, ओके। चलिए आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। A body is falling for 2 seconds, covers a distance s equal to the covers a distance s equal to the covered in next second, टेकिंग जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस इक्वल्स टू। आपको देखो हमने क्या किया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन किया है। हिंदी में बोलेंगे उसको गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हम लोग लिखे थे। कौन कौन सा 3 समीकरण किए थे। पहला गति का समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखिए इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, यू ए टी। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। ए क्या है, त्वरण, एक्सेलरेशन। और टी क्या है, टाइम या फिर समय। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, याद रखिएगा, ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का प्रथम समीकरण है ये। इस गति के प्रथम समीकरण में क्या नहीं है, आपको देखो एस नहीं है इसमें, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन नहीं है। गति का दूसरा समीकरण क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, ये स्क्वायर लगा लेना। ये गति का दूसरा समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है।
इसमें क्या नहीं है, v नहीं है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो v नहीं दिखाई देगा आपको। s क्या है, विस्थापन या दूरी है। तीसरा जो इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, गति का तीसरा समीकरण है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। और इसमें देखोगे तो टाइम नहीं है। अगर प्रश्न आता है, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गति का, ऐसा क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, मतलब समय से वो स्वतंत्र है। इनमें से कौन सा समीकरण समय से स्वतंत्र है। ऑप्शन लिखा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन सेकंड था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑप्शन थर्ड था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या हिंदी में बोल दूं प्रथम इक्वेशन ऑफ गति का प्रथम समीकरण, ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी था गति का दूसरा समीकरण, ऑप्शन सी था गति का तीसरा समीकरण, ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं स्लैश ये सभी, ये ऑप्शन में था। ध्यान सुनिएगा, प्रश्न क्या था कि गति का निम्न में से कौन सा गति का समीकरण समय से स्वतंत्र है, इस तरह का एक प्रश्न था, ये आया हुआ है। तो देखो पहला इक्वेशन आप देखोगे तो पहले इक्वेशन आपको टाइम दिखाई देगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम नहीं है। दिस वन इज ऑल्सो नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बिकॉज यहां भी आपको टी दिखाई दे रहा है। इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, विच इज व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये क्या है, समय से क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसको याद रखिए। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज द करेक्ट आंसर हो जाता अगर ये प्रश्न आता तो। अब अपन वापस इस क्वेश्चन में आते हैं जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको टाइम दिया है, फ्रीली फॉलिंग है और टाइम दिया है, टाइम 2 सेकंड दिया हुआ है प्रश्न में, और डिस्टेंस अपने को निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है, 2 सेकंड में कितना वो चल रहा है ये प्रश्न है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एंड इट्स वैल्यू इज अबाउट 10, मतलब इज अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट इस क्वेश्चन में आपको दे दिया है 10 लेना है, बिकॉज 9.8 एंड 10 इज वेरी नियर है ना, 9.8 जो है वो बहुत करीब है 10 के, तो आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। सो ना क्वेश्चन में दे भी दी है जी की वैल्यू 10, और ये जी है ना, ये जी है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, त्वरण है, त्वरण मतलब ए, एक्चुअली ए ही है। अब इसको ध्यान समझना, अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, अब क्या बोला जा रहा है, अब एक हिंदी पढ़ लेते हैं। 2 सेकंड के लिए गिरने वाला पिंड एस दूरी तय करता है, जो अगले सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर है। आपको निकालना है, एस का मान निकालना है। एक बार ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इसको एक बार ट्राई कर लो, फिर उसके बाद अपन इसको देखते हैं। तो देखिएगा, अभी कोई बॉडी गिर रही है, जैसे हम लोग यहां पर बना लेते हैं, ये कोई बॉडी ऐसे करके नीचे गिरेगी, तो डेफिनेटली यहां पर फ्री फॉलिंग नहीं बोला है। अगर फ्रीली फॉलिंग बोलता ना, अगर क्वेश्चन में फ्रीली फॉलिंग बोलता, यहां लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड, फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग लिखता, ध्यान से समझना, कोई बॉडी को हम लोग केवल ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करने का मतलब ऊपर से मैंने इसको छोड़ा है, फेंका नहीं है, थ्रो नहीं किया है, फ्री फॉलिंग किया है, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर केवल फॉलिंग बोला है, मतलब बॉडी कहीं से ऐसे मोशन में आ रही होगी, हम लोग उसको 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 नहीं ले रहे हैं। प्रश्न में केवल बोला जा रहा है कि एक बॉडी 2 सेकंड का डिस्टेंस कवर करती है एस, बस यही अपने को लेना है। कोई बॉडी है, सपोज ऐसा करो, कोई बॉडी ऐसे करके नीचे गिर रही है, ऐसे गिर रही मतलब नीचे आ रही है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी होगा, मतलब u का वैल्यू होगा, प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से हम लोग चालू करते हैं, तो यहां से मान लो उसकी प्रारंभिक वेग कितनी है, u है, और वो 2 सेकंड में, मतलब यहां से यहां तक 2 सेकंड में, 2 सेकंड में मान लो s डिस्टेंस कवर करती है, जैसा प्रश्न में बोला है s डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। अब बोला जा रहा है, आगे बोलता है एंड विच इज इक्वल टू द कवर इन नेक्स्ट सेकंड, मतलब बोला जा रहा है कि इसके बाद जो थर्ड सेकंड होगा, थर्ड सेकंड जो तीसरा समय होगा, थर्ड सेकंड, तो थर्ड सेकंड में भी वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, एस डिस्टेंस ही कवर करती है थर्ड सेकंड में भी, मतलब 2 सेकंड में वो एस डिस्टेंस चली और अगले 1 सेकंड में फिर एस डिस्टेंस चल रही है। तो यहां से आपको एस का मान निकालना है, ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बता दो जरा। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि पहले 2 सेकंड में वो एस डिस्टेंस चलती है
और उसके बाद के एक सेकेंड में s डिस्टेंस चलती है, क्योंकि हमको पता है कोई बॉडी नीचे जब गिरती है ना, कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है या कोई फॉलिंग बॉडी है, कोई भी नीचे कोई बॉडी गिर रहा है, तो उसके पास क्या होता है, त्वरण होता है। कैसा त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान कितना है, 10 नियर अबाउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर किसी बॉडी में त्वरण है या एक्सेलरेशन है और वो अगर नीचे गिर रही है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, मतलब स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये प्रश्न हो गया। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझते हैं हम लोग, बनाएंगे इसको गति के दूसरा नियम से। गति का दूसरा नियम क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे हम लोग बनाएंगे गति का दूसरा नियम, नियम नहीं है ये, गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाएंगे। तो फॉर 2 सेकंड, तो इसको ऐसे बनाते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो u t की जगह पे आपको पता है 2 गिवन है, t की जगह 2 गिवन है ना अपने को, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ut प्लस हाफ, ए की जगह आप जी रखोगे क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशन की बात कही जा रही है, जी टी स्क्वायर। अब देखो ये नीचे आ रही है तो क्या इसमें प्लस माइनस आपको देखना है, तो बिल्कुल देखना है। बॉडी नीचे आ रही है तो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की ओर है, बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे आया चाहे ऊपर आए, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही रहेगी। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वो भी नीचे हो रहा है ना, तीनों नीचे हैं। यू नीचे की ओर है, स्पीड नीचे की ओर है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जी की दिशा भी नीचे की ओर है, और नीचे की ओर बॉडी मूव कर रहा है तो नीचे सब नीचे की ओर है, तो इसलिए आप इसको प्लस ले सकते हो। ठीक है, ये भी अगर माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ और जी भी माइनस हुआ, तो ये माइनस 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 कट हो जाएगा। बात समझ रहे मेरी? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट छोड़ना। तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, ये हो गया 2u हो गया प्लस, अब हम लोग पुटअप कर देते हैं, g की वैल्यू अपने को पता है, g 10 दिया है और t की वैल्यू 2, ये पुटअप कर दो, तो हाफ g की जगह पे 10 लिखोगे और t की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये 2 से कट के हो जाएगा 2, एंड 2 जा 20 हो जाएगा, तो मतलब कितना आया 2u प्लस 20 आया। इसको समीकरण 1 कर लो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, अब आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर वो पार्टिकल है ये वाले पोर्शन पे, ये वाले पोर्शन में भी, मतलब यहां से यहां तक भी वो s सेकंड, मतलब s डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन टाइम क्या रहेगा, थर्ड यूनिट रहेगा। तो इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालोगे आप लोग, इस केस में निकालेंगे हम लोग, s थर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड, तीसरी, तो तीसरी कैसे निकलेगी, ये पूरी, मतलब ये वाला, मतलब s टाइम इक्वल्स टू 3 माइनस टाइम इक्वल, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको अच्छे से। हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट 3 यूनिट पे माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट ऑफ टाइम पे। ठीक है, मतलब हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो 3 में 2 माइनस करोगे तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा। माइनस, सॉरी हम लोग ये नहीं करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे हम लोग। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। ये होल होल हो गया, ये वाला होल हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 3 हो गया, टाइम की वैल्यू 3 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, टाइम की वैल्यू 2 है। तो अगर हम लोग 3 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस को माइनस करेंगे 2 सेकेंड में कवर की गई दूरी को, तो इसको माइनस करोगे तो s थर्ड आ जाएगा। तो इसी को लिख देते हैं s3 में माइनस करना है s2 को। तो s3 कैसे बनेगा, वही सूत्र है, सूत्र में क्या लिखोगे, s की जगह s ही लिखाएगा, u की जगह u, t की जगह बल्कि लिखा जाएगा क्या, 3 वाले में 3 लिखाएगा, 2 वाले में 2 लिखाएगा, बस यही है। तो पुटअप करें, ये हो जाएगा u इंटू 3u, क्योंकि टाइम की वैल्यू 3 है, प्लस हाफ g की जगह मैं 10 लिख रहा हूँ, यहाँ ये सूत्र देखते जाओ, हाफ जी टी स्क्वायर, और टाइम की जगह 3 का स्क्वायर, माइनस, माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लेना, u इंटू 2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला, ये हो गया फॉर्मूला। इसको सॉल्व कर लो फटाक से, इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया 3u प्लस, इसको सॉल्व करने से कितना आया था, अभी सॉल्व नहीं किया ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये 2 से कट के 5 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, राइट, 45 हो गया, तो यहाँ 45 लिख लेना। ओके, फिर माइनस, ये हो गया 2u प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो कितना 20u आएगा, है ना, 20 आ रहा था, इसको सॉल्व करोगे 20 आ रहा है, इसको सॉल्व करो तो 20 आएगा। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो 3u प्लस 45 माइनस
2u माइनस 20। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 में 2u माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1u बचेगा। तो यहां लिख देता हूं s थर्ड बराबर u, फिर इसके आगे देखें ये कितना है 45, 45 में 20 घटा दो, 45 में 20 घटाओगे तो बचेगा 25, तो u प्लस 25 आ रहा है s थर्ड की वैल्यू। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा समझाने का प्रयास हम आपको करें, थोड़ा 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 सा टफ है। जो देखिए जिनका ये बैकग्राउंड रहा है उनको टफ नहीं लगेगा, लेकिन जो साइंस से थोड़े दूर है, मतलब अभी 10 साल 12 साल से वो इस लेवल के जो जेई लेवल है या 11 12 के लेवल का साइंस नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं रिवाइज कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टफ लगेगा ये चीज। और आप तैयारी कर रहे हैं लैब असिस्टेंट की, मतलब आप साइंस के लैब में असिस्टेंट रहेंगे, तो इतना साइंस तो आना ही चाहिए। तो देखिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो आपको बस इक्वेट कर देना है। ये की इसकी वैल्यू कितनी है, s है, और इसकी वैल्यू भी तो s है, दोनों इक्वल है। देखो यहाँ भी s है, यहाँ भी पार्टिकल s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो दोनों को इक्वल कर दो, मतलब इक्वेट कर दो। 2u प्लस 20, 2u प्लस 20 इक्वल्स टू u प्लस 25। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो u इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, u का मान कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। लेकिन आपको u नहीं निकालना था, आपको अगेन क्या निकालना है, s फाइंड करना है। तो s बराबर क्या दिया है, 2u प्लस 20, वही पुटअप कर दो। s बराबर क्या दिया है, 2u प्लस 20, एंड u कितना है, 5 है, u की वैल्यू क्या है, 5 है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 30 मीटर। तो s का मान कितना आ जाएगा, 30 मीटर। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट करना, किसको जिसको भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में। थोड़े मैं टफ क्वेश्चन ही लिया हूँ, जानबूझ के इजी क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, क्योंकि जब एग्जाम में इजी क्वेश्चन आने वाला ही नहीं है ना, आज तक आया है, व्यापम का हिस्ट्री उठा के देख लो, इजी क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो फिर अपन इजी क्यों करेंगे। ओके, समझ में आ गया ये चीज। चलिए, तो दिस इज द, ये हो गया। इसको थोड़ा सुधार लेना, 30 का आंसर आएगा, 30 सेकेंड, 30 मीटर आएगा, नॉट 20, 30 आने वाला है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी 80 फीट, मतलब आपको प्रारंभिक वेग कितना दिया है प्रश्न में, 80 फीट पर सेकंड दिया। अब यहाँ फीट में गिवन है, ठीक है, 80 फीट पर सेकंड दिया है। फिर पूछा जा रहा है द बॉल विल बी एट हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस कितना दिया है, 96 फीट दिया है, 96 फीट दिया है। आपको जी का वैल्यू दिया है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोला जा रहा है एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका गया। प्रश्न पूछा गया है कि गेंद कितने समय बाद जमीन से 96 फीट की ऊंचाई पर होगी, ये प्रश्न है आपसे। मतलब आपको समय फाइंड करना है, समय निकालना है। तो देखो तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन था, यहां पर आप देखोगे जाके, तीसरा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें समय ही नहीं है, तो आप ये इक्वेशन को तो यूज कर नहीं सकते। और फर्स्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एस ही नहीं है, एस नहीं है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से यूज करना है। ठीक है, इस प्रश्न में भी आपको गति का दूसरा नियम ही यूज करना है। तो वो क्या कहता है, गति का दूसरा नियम क्या है, यहां लिख देता हूं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख लीजिएगा यहाँ पर जी टी स्क्वायर। अब देखिए बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। जैसे बॉल ऊपर जा रहा है, ये बॉल ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जो u होगा, u उसका डायरेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि बॉल को ऊपर फेंके हैं तो ऊपर जा रहा है, तो u का डायरेक्शन ऊपर है। s भी ऊपर होगा, ठीक है, s भी ऊपर होगा। लेकिन जो g है, g तो ग्रेविटी हमेशा नीचे खींचती है, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसे होगा, नीचे की ओर होगा। तो इसका सूत्र बनाते समय यहाँ पर g को क्या कर लेना, आप नेगेटिव लिख लेना, माइनस जी हो जाएगा, और कुछ नहीं, माइनस जी। आई थिंक समझ में आपको, ये जी माइनस होगा। ठीक, डायरेक्शन में इसलिए बोल रहा हूँ, वेक्टर और स्केलर थोड़ा एक बार पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, ये जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, फिर भी किसी को कोई डाउट हो रही है या लैंग्वेज का इशू आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर लैंग्वेज का भी इशू है। ठीक है, बाकी जिनको वो भी समस्या है ना, वो बताइए। देखिए अब ये फॉर्मूला हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे मैं तो प्रॉपर हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पूरा हिंदी में चल रहा है, बस जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही ज्यादा अच्छा होता है पढ़ने के लिए, इसलिए इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ उसको। देखिए अब ये हमारा सूत्र हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं। ठीक, s पता है 96, तो लिख दो s की जगह 96,
एस की जगह 96 लिख दो, ठीक है। एस के जगह पे, यहाँ एस है ना, इस एस की जगह पे 96 लिखो, बराबर लगाओ। यू की जगह आप क्या लिखोगे, यू की जगह 80, तो लिखो 80। टाइम नहीं पता तो टी ही रहने दो, प्लस ये जी की वैल्यू नेगेटिव है तो ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसको अपन माइनस कर देते हैं, माइनस हाफ जी इज हियर 32 एंड टाइम फिर से नहीं पता है, ये चाहो तो कट जाएगा 16 से, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, 96 बराबर 80t माइनस 16t², ठीक है। वैसे 16 से सब कट रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों चीज 16 से कट रहे हैं। ये 16 एकम 16, 16 पंचे 80 एंड 16 छक्का 96। तो जो हमारा इक्वेशन बन रहा है वो क्या आ रहा है, 6 इक्वल्स टू 5t माइनस t²। इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज कर लो, सबको पक्षांतर कर दो, तो t² माइनस 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका वर्ग समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिड टर्म स्प्लिट वगैरह करके आपको पता है मध्य पद को तोड़ना है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से t कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो t की वैल्यू एक्चुअल में आ जाएगी 3 एंड सॉल्व करने के बाद एक t की मान आएगी 2, तो t का मान 3 एंड 2 है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 में, ठीक है। ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें दिख रहा है t का मान 2 और 3 सेकंड हो गए, ठीक। तो इसका आंसर ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। अगला प्रश्न है, अब ये थोड़ा इजी प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए। What would be the displacement of particle moving in a circular path of radius r and the displacement of a half circle? ये कोई सर्कल है और मान लो यहाँ इसका ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब कुछ बोलते हैं रेडियस का डबल, त्रिज्या का डबल को क्या बोलते हैं, व्यास, ये व्यास है। तो जो बॉडी है ना ए से बी तक मूव कर रहा है, ध्यान समझना, ऐसे ए से चालू किया और चलते 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 ऐसे चल रहा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है माउस का पॉइंटर, ये चलते 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 यहाँ बी में जाके रुक गया। तो आपको निकालने बोला है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, आपको विस्थापन निकालने बोला है। ये कमेंट करके बताइए यार, मैं जानना चाह रहा हूँ कितने लोग हैं, वैसे बहुत कम लोग तो देख रहे हैं, बट कितने लोग हैं जो इसका आंसर कर पाएंगे। प्रश्न यही है कि ए से बी चल रहा है, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, ए से बी ऐसे चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ऐसे चल रहा है और बी में जाके रुक गया। तो आपको उसका विस्थापन बताना है, कितना वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये बताना है, ठीक है। त्रिज्या दिया है आर, त्रिज्या कितना दिया है आर, ये त्रिज्या हो गई आर, ये त्रिज्या है। चलिए कमेंट करके बताओ, सोचो तो जरा, दिमाग लगाओ, ये कैसे बनेगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोग को। What would be the displacement of particle moving in a circular path of radius r after a displacement of half circle? तो ये इसका इस तरह से क्वेश्चन हो गया है। अब आपको जरा मैं बताने का प्रयास करता हूं। अगर देखो दो चीज होता है, एक होता है दूरी, डिस्टेंस, और एक होता है विस्थापन। यहां आपसे पूछा गया है विस्थापन, अगर दूरी होता तो इसका आंसर हो जाता सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वो वृत्त की परिधि का आधा। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, लेकिन उसका आधा, क्योंकि आधा चल रहा है ना, ये चल ऐसे रहा है, ऐसे करके आधे में रुक गया, तो 2 से इसको भाग कर देना है। तब के केस में आंसर पाई आर आता अगर दूरी पूछा गया होता, लेकिन दूरी नहीं, विस्थापन पूछा है। तो विस्थापन कैसे निकालोगे, ए से चालू कर रहा है और बी पे खत्म कर रहा है, तो ए और बी को ज्वाइन कर दो। तो ए और बी को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा डायमीटर, ये वाला पोर्शन, ये यहां से यहां तक मिलेगा, जो कि क्या है, डायमीटर है, व्यास है 2r। तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, 2r। बहुत लोग आंसर लगाते हैं पाई आर, ऐसे प्रश्न में बहुत लोग पाई आर आंसर लगाते हैं, जो कि गलत है। आंसर क्या है, 2r, दिस 2r इज करेक्ट आंसर। ये जो 2r दिख रहा है ना, 2r, ये क्या है, करेक्ट आंसर है। अगर आपसे विस्थापन पूछा गया तब 2r आंसर होगा, अगर आपसे दूरी पूछा गया तो पाई आर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना। चलिए अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सत्य है और संभव है। प्रश्न में इंग्लिश में पढ़ता हूं क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी में एरर हो सकता है कुछ ट्रांसलेशन में, इंग्लिश सही है। पहला बोला जा रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज जीरो, अगर वेग का मान शून्य है, वेग का मान शून्य है, देन एक्सेलरेशन कैन नॉट बी नॉन जीरो। तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि वो जीरो हो, वो हो सकता है जीरो भी हो और नॉन जीरो भी रहे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि जीरो हो। दूसरा बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला समझ में आया, अगर वेग का मान शून्य है तो जरूरी नहीं है कि ए का मान शून्य हो। ऑप्शन 2 बोला जा रहा है अ बॉडी मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो बॉडी है v का मान कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब
स्थिर है, जो चेंज नहीं हो रहा है, तब त्वरण की वैल्यू क्या होगी, कैन हैव एक्सेलरेशन, तब त्वरण हो सकता है, पिंड में त्वरण की वैल्यू नॉन जीरो होगा। तीसरा बोला जा रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति में दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है, ये तीसरा बोला जा रहा है। और चौथा उपरोक्त सभी। बहुत ही आसान चीज है, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल है, बट जिनकी प्रैक्टिस नहीं है या जो साइंस से बहुत पीछे हैं, अभी साइंस नहीं पढ़े हैं बहुत काफी समय से, उनको ये क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा। आंसर कमेंट करके बताइए, उनसे तो उम्मीद करता हूं जो पढ़ रहे हैं और जो मेरे लास्ट के 4 वीडियो देखे होंगे। कमेंट करके बताइए। डेफिनेटली सारे क्वेश्चन मैंने टफ ही लिया है, मैंने इजी नहीं लिया है। ये सारे क्वेश्चन मैं कहां से निकालूंगा पता है आपको, सोर्स भी बता देता हूं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सीपीएमटी, सेंट्रल पीएमटी होता था ना, या इसको एआईपीएमटी जिसको बोलते थे, आजकल नीट बोलते हो, ये यहां से मैंने निकाला है। सारे के सारे कहां निकाला है, एआईपीएमटी से मैंने निकाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन, मेडिकल से। चलिए बताइए। तो देखो मैं इसको बताने का प्रयास करता हूं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल इन सर्कुलर मोशन, काट देना। कभी भी अगर वृत्तीय गति है, मैं इसको एक बार आपको बता दूंगा बाद में, कभी वृत्तीय गति स्पेशली वृत्तीय गति कभी भी है ना, तो वृत्तीय गति में हमेशा एक्सेलरेशन होता है, याद रखना। वृत्तीय गति में हमेशा त्वरण होगा, वृत्तीय गति में हमेशा क्या होगा, त्वरण होगा। और वृत्तीय गति में डिस्प्लेसमेंट और दूरी और विस्थापन कभी सेम नहीं होते। ये एग्जांपल है, ये वृत्तीय गति है, बॉडी अगर ऐसे चल रहा है, ये परिधि में चल रहा है, देखोगे तो आप सर्कमफ्रेंस में चल रहा है, ये परिधि में चल रहा है, और इसका दूरी कितना आ रहा है, 2 पाई आर आ रहा है, पाई आर, और ये दूरी आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 2 आर आ रहा है। तो दोनों में अंतर है कि नहीं, दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग आ रहा है। तो ये तो सही, ऑप्शन 3 तो सही नहीं है। अब ऑप्शन 3 सही नहीं है तो ऑप्शन 4 हो ही नहीं सकता, ऊपर के सभी सही नहीं है। अब देखोगे, अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन का मान क्या था, वैल्यू क्या था, v माइनस u बाई टी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो त्वरण कैसे होगा। ऑप्शन 2 भी गलत है, तो ऑब्वियसली ए सही है। ठीक है, तो देखो प्रश्न में बोला गया है कि अगर पिंड का वेग शून्य है तो त्वरण शून्योत्तर भी हो सकता है, मतलब त्वरण की वैल्यू शून्य, नॉन जीरो नंबर भी हो सकता है। तो यही इसका सही आंसर है। देख इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर हम लोग फेंकेंगे, किसी बॉडी को ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो इसके जो हाईएस्ट पॉइंट होगी, ग्रेटेस्ट हाइट, वहां पर फाइनल वेग की मान क्या होता है, फाइनल वेग या अंतिम वेग का मान शून्य होता है। लेकिन यहाँ पर त्वरण का मान शून्य तो नहीं है, त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, भले उसका वेग शून्य हो गया लेकिन त्वरण की वैल्यू तो है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये सही है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, सपोज अ बॉय इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ मैरी गो राउंड। तो पहले तो मैरी गो राउंड होता क्या है ये समझ लेते हैं। ये मैरी गो राउंड है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, कोई आप लोग सभी इसमें कभी ना कभी बैठे होंगे। यहाँ एक बैठ गया, यहाँ एक बैठा दो, यहाँ किसी एक को बैठा दो, यहाँ किसी एक को बैठा दो, और ये गोल गोल ऐसे गोल गोल क्या होता है, घूमता है। अब ऐसे गोल गोल घूमेगा तो वो कैसा गति हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, वृत्तीय गति हो गया। कैसा गति हो गया, वृत्तीय, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति हो गया। तो वृत्तीय गति में एक्सेलरेशन का मान कभी 0 नहीं होता, एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, मतलब वेग में हमेशा परिवर्तन हो रहा है। भले v की वैल्यू कांस्टेंट है, v की वैल्यू भले कांस्टेंट है, बट एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, नॉन जीरो नंबर होता है। ठीक है, शून्यतर होता है, याद रखना। क्योंकि बॉडी से गोल गोल घूम रहे हैं, ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, ऐसे क्या कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल घूम रहा है का मतलब डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। भले वेग का मान कांस्टेंट है लेकिन वो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन है। चलिए, प्रश्न बोला जा रहा है कि द बॉय इज एट रेस्ट, रेस्ट पे नहीं है। द बॉय इज मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, गलत है, एक्सेलरेशन तो होता है। द बॉय इज मूविंग विथ एक्सेलरेशन मोशन, एकदम सही है। द बॉय इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गलत है, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये भी याद रखना। भले कॉन्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होता तब सही हो जाता। यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है अगर स्पीड सेम है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर गोल गोल घूम रहा है तो हर एक पार्टिकल, हर एक पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, पॉइंट क्यू पे, पॉइंट पी पे इधर डायरेक्शन होगा, पॉइंट क्यू पे इधर डायरेक्शन होगा, पॉइंट एस पे देखोगे तो इधर डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता।
और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर कैसा मोशन है, एक्सेलरेशन है उसमें, है ना, एक्सेलरेटिंग मोशन है, त्वरण की वैल्यू है उसमें। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसमें क्या हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक एक घंटे के वीडियो मैंने अपलोड किया है 1-2 दिन पहले, उसको देख लेना। कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, dt ग्राफ है, या इसको हम लोग st ग्राफ बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, क्या देता है, वेग। उसी तरह से आपका vt ग्राफ है, vt ग्राफ है, इसका स्लोप आपको त्वरण देगा। स्लोप मतलब ढाल होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, ढाल या प्रवणता। और इसका एरिया, क्षेत्रफल, आपको डिस्टेंस देगा। ठीक है, इसी तरह से एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, इसका क्षेत्रफल आपको वेलोसिटी देगा। ये सब याद रखे रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, फ्रीली फॉलिंग मतलब ड्रॉप किया जाता है उसको, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ऐसा कोई बॉल है, मैं छत पे खड़ा हूं और ऐसे कोई बॉल है, इस बॉल को मैंने हाथों से पकड़ के रखा है और इसको मैंने फेंका नहीं, केवल छोड़ दिया, तो ऐसे नीचे गिरेगा, तो इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलेंगे। लेकिन अगर ऊपर से मैं फेंकूंगा नीचे की ओर, तो मैं इसको थ्रो कर रहा हूं, नीचे की ओर ही थ्रो कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, नॉन जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन अगर ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। बस ये अंतर है ड्रॉप करना और थ्रो करना में। ठीक है, थ्रो करने में। अब देखिए, अब बोला जा रहा है कि फ्री फॉलिंग के केस में इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन, इट हैज जीरो वेलोसिटी, इट हैज कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, इट हैज नो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको मैं थोड़ा ट्रांसलेशन कर देता हूं आपके लिए। इट मूव्स विद यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान गति से वो गति करेगा। इट हैज जीरो वेलोसिटी, वेग का मान जीरो होगा। इट हैज कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। एंड ऑप्शन डी है, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर पता होगा तो कमेंट करिए इसका आंसर। याद रख लेना, फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होती है ना, फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है, उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू शून्य नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक्सेलरेशन है तो वो कैसा है, एक समान गति नहीं है, एक समान, असमान गति करता है, मतलब असमान मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, असमान गति करता है। ये सब नोट कर लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इंग्लिश वाले नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है इसमें। ठीक है, अब जी है तो v का मान हमेशा चेंज होगा, v का मान, वेग का मान चेंज होते रहेगा, वेग का हर मान हर सेकंड में परिवर्तन होगा, वेग का मान परिवर्तित होते रहेगा हर सेकंड में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ v इज चेंजिंग पर सेकंड। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन है, तो ये आप याद रखना। तो बोला जा रहा है जीरो वेलोसिटी काट देना, यूनिफॉर्म मोशन को काट देना, इट हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है बल्कि। ठीक है, जी का मान तो फिक्स्ड है, देखोगे तो जी का मान क्या है, फिक्स्ड है। तो यही 3 सही होगा और 4 गलत होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है। ये जी का मान क्या है, कांस्टेंट है, अचर है, इसको याद रख लेना। अचर, फ्रीली फॉलिंग के केस में अचर होगा, चर नहीं है। अब एक ये प्रश्न उसका ट्रांसलेशन था, मैंने अगले पेज में था ट्रांसलेशन, ये इसका ट्रांसलेशन, यही प्रश्न का ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, हिंदी देख लेना। आंसर क्या होगा, 3। ये आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा भौतिक राशि जो है हैज बोथ मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, और उसकी दिशा होती है। आपको कमेंट करके बताना है। वेक्टर्स, वेग, वेक्टर्स मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा। स्केलर मतलब एक सेकंड याद करने दो। वेक्टर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, सदिश बोलते हैं, सदिश, और स्केलर को अदिश। ठीक है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा 1 2 3 4 में। ये कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। आज का सेशन, किसी को कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर समस्या है, ये नहीं समझ में आया। बाकी गति हमारा फुल ऑफ फिनिश हो गया। प्रॉब्लम भी देख ले किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, यही पैटर्न होगा या ऐसे टफ होगा, इससे इजी तो एक्सपेक्ट मत करना। ओके, चलिए।